मेरी आपकी अदालत में मैं अब आपसे उस आंसू के बारे में पूछना चाहता हूं जो आपने छुपा के रखा है। सफल होने के बाद, बड़ा बनने के बाद आपने अपने हस्बैंड को डिच कर दिया? मैंने नहीं किया, उसने चीट किया, डिच किया। लास्ट 2 ईयर से मैं छुपा के रखा। देखिए, उनका ये कहना है कि उनका सक्सेसफुल करियर छोड़ के। कहा सक्सेसफुल करियर? कुछ भी सक्सेसफुल करियर है ही नहीं। गली गली में फुटबॉल खेलते हैं, आप लोग भी खेलते हैं ना, खेला। आप सुनील छेत्री बन गया और भाईचुंग भूटिया बन गया। सच बताऊंगी तो शादी किया, मेरा अर्निंग से सब कुछ मिल गया, 1 रुपया भी नहीं कमाया। उन्होंने तो ये कहा कि वो घर और बच्चों को संभालते रहे, अपने लाइफ सेक्रीफाइस करते रहे और आप मेडल पर मेडल जीतते कुछ भी नहीं। कहा सेक्रीफाइस किया? मेरा माँ आया और लड़की लोग है, मैं रखा हूँ मदद करने के लिए। तो सुबह शाम सोते रहते हैं, काम है नहीं, होम मिनिस्टर है। ये कौन होता है ये लड़का? लड़की का कमाई खा के बैठ सकता है ये इंसान। बहुत दुख हुआ, इतना कमा कमा के सब कुछ दिया, सब मेरा क्या बिलीफ, ट्रस्ट, फेथ। बाद में मुझे पता चला मेरे अकाउंट में खाली होने वाला है। आप कह रही हैं कि आपने जो कमाया वो आपके अकाउंट से पैसा खाली कर लिया उन्होंने? खाली कर लिया। इतना साल से मैंने मेरे अकाउंट में चेक भी नहीं किया। अरे पति है तो अच्छा के लिए किया होगा। इलेक्शन, एमएलए मणिपुर में एमएलए इलेक्शन फाइट करना है। देखिए, उनका आरोप तो ये है कि आप उनको इलेक्शन लड़वाना चाहते थे। इतना झूठा इंसान है ना, एलिगेशन। मैं पॉलिटिक्स, मैं सबसे ज्यादा मेरे लाइफ में ना पॉलिटिक्स, मुझे पॉलिटिक्स पसंद नहीं है। कि आप उनको लेके गई थी बीजेपी के लीडर्स के पास? मैंने लेके नहीं गया, उसने फोर्स किया मेरे को। उसने फोर्स किया कि लीडर के साथ, अमित शाह सर के साथ ना, वो लोग के पास लेके जाओ, टिकट मांगो, मेरे पति के लिए टिकट, बीजेपी टिकट दे दो। और एक मिनिस्टर है और किरण रिजिजू सर के पास, अमित सर के पास गया, कहाँ लेके मुझे को नहीं गया। सब के पास सामने बोला कि मेरी आप लड़ेगा तो हम टिकट देगा। अच्छा, ये अमित शाह और ये लोग कह रहे थे अगर मेरी कौम लड़ेगी तो हम टिकट दे देंगे। हाँ, अमित सर ने नहीं बोला, एक मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव, हाँ शायद ही इसमें, उसने मेरे सामने बोला, उसके सामने बोला मैं आपके पति के लिए, मुझे तो अभी मुझे नहीं लगा टिकट। तो टिकट नहीं मिला, फिर भी चुनाव लड़ा उसने? चुनाव लड़ा तो वो इसका इंटरेस्ट हो, लड़ो, कोई बात नहीं। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। कभी कभी कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो एकदम परफेक्ट लगती हैं। एक छोटे से गांव के लड़की जो दुनिया के सबसे बड़े मंच पर चैंपियन बनती है, और उसके साथ खड़ा उसका पति, हाँ, जो उसके सपने को अपना सपना बना लेता है। मैरी कॉम और उनके पति की कहानी कुछ ऐसी ही थी, है ना, एक प्रेरणा। बिल्कुल। लेकिन फिर एक बयान आता है और पूरी कहानी में एक भूचाल सा आ जाता है। हाँ, जब मैरी कॉम सार्वजनिक तौर पर ये कहती हैं कि उनके पति ने 1 रुपया भी नहीं कमाया और वो लड़की का कमाया खाते हैं, तो ये सिर्फ एक पति पत्नी के बीच की लड़ाई नहीं रह जाती। ये उस पूरी आदर्श तस्वीर को तोड़ देता है जिसे लाखों लोग सच मानते थे। बिल्कुल। और इसी बिखरी हुई तस्वीर के टुकड़ों को समझने के लिए आज हम यहाँ हैं। हमारे पास एक YouTube वीडियो का गहरा विश्लेषण है जो इसी विवाद की जड़ तक जाने की कोशिश करता है। तो आज हमारा मिशन सिर्फ गॉसिप करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि जब एक परफेक्ट दिखने वाले रिश्ते में दरारें आती हैं तो वो हमें समाज, बराबरी और काम की हमारे अपनी परिभाषा के बारे में क्या सिखाती हैं। सही कहा। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस एक विवाद के पीछे कौन से सामाजिक सिद्धांत काम कर रहे हैं। ये कहानी सिर्फ मैरी कॉम की नहीं है, ये शायद हमारे आसपास के कई रिश्तों की अनकही कहानी भी है। तो चलिए उस चिंगारी से शुरू करते हैं जिसने ये आग लगाई। मैरी कॉम का वो बयान, अरे बाप रे, वो सिर्फ तीखा नहीं था। नहीं, वो बहुत पर्सनल था, बहुत चुभने वाला। हाँ, जब कोई किसी के लिए कहता है कि वो लड़की का कमाया खा के बेच सकता है, तो आप सिर्फ उसकी आर्थिक स्थिति पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, आप उसके वजूद पर, उसकी मर्दानगी पर हमला कर रहे हैं। बिल्कुल। जैसा कि हमारे सोर्स में कहा गया है, इस एक बयान ने पूरी तबाही मचा रखी है। और इस तबाही का असर सिर्फ उनके रिश्ते पर नहीं हुआ। सोर्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात की तरफ इशारा करता है। क्या? इस विवाद के बाद
लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि जिंदा लोगों पर बायोपिक बननी ही नहीं चाहिए। अच्छा। ये तो एक अलग ही बहस छिड़ गई। हाँ सोचिए 2014 में जब फिल्म आई तो उनके पति को एक हीरो की तरह दिखाया गया। हाँ एक ऐसा इंसान जिसने अपनी महत्वाकांक्षाओं को ताक पर रखकर अपनी पत्नी के करियर को सपोर्ट किया। हाँ लोग उससे प्रेरित हुए। हाँ, वो तो एक आदर्श पार्टनर की मिसाल बन गए थे। एग्जैक्टली। और अब उसी इंसान को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जा रहा है जो अपनी पत्नी के पैसों पर जीता है। ओ, ये उस पूरी फिल्म की कहानी को, उस किरदार को एक झटके में बदल देता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम जो पर्दे पर देखते हैं वो एक कहानी होती है। हाँ, सच्चाई का सिर्फ एक हिस्सा, हाँ, और असल जिंदगी उस कहानी को कभी भी किसी भी मोड़ पर पलट सकती है। ये तो बहुत गहरा पॉइंट है। मतलब जो कहानी हमें प्रेरणा दे रही थी, हो सकता है वो अब एक चेतावनी की तरह लगे। खैर, अगर हम इन इल्जामों की कीचड़ से थोड़ा बाहर निकले और रिश्ते की बुनियाद को देखें, तो एक शब्द बार बार दिमाग में आता है, बराबरी, इक्वालिटी। पर सवाल यह है कि हम बराबरी को नापते कैसे हैं? क्या इसका मीटर सिर्फ पैसा है कि कौन कितना कमा रहा है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है, और यहीं पर हमारा सोर्स एक बहुत ही जरूरी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की तरफ ले जाता है। ओके। जिसे कहते हैं परसीव्ड इनइक्वालिटी। परसीव्ड इनइक्वालिटी यानी महसूस की गई असमानता। सुनने में थोड़ा भारी लग रहा है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि रिश्ते में कौन असल में कितना काम कर रहा है ये उतना मायने नहीं रखता, जितना ये कि हर पार्टनर को महसूस क्या हो रहा है। बिल्कुल। जब एक पार्टनर दूसरे से बहुत ज्यादा कमाता है या ज्यादा मशहूर होता है तो धीरे धीरे उसके मन में ये भावना आने लगती है कि रिश्ते का सारा बोझ उसी के कंधों पर है। अच्छा। उसे लगने लगता है कि मैं ही तो हूं जो सब कुछ कर रहा हूं या कर रही हूं, या घर मेरी वजह से चल रहा है, नाम मेरी वजह से है, और फिर वो दूसरे पार्टनर की योगदान को छोटा करके देखने लगता है। अरे वाह, मतलब ये एक तरह का अनजाने में आया हुआ अहंकार है जो पैसे और शोहरत के साथ आता है, कह सकते हैं। पर यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है और जिसका जिक्र सोर्स में भी है, वो ये कि आम तौर पर हमारे समाज में ये वाली सोच पुरुषों से जोड़ी जाती है। हाँ, वही पितृसत्तात्मक सोच कि मैं कमाता हूँ इसलिए घर में मेरी चलेगी। लेकिन यहाँ तो पासा पूरी तरह पलटा हुआ है। ये बातें मैरी कॉम कह रही हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और यही इस केस को इतना महत्वपूर्ण बना देता है। ये हमें दिखाता है कि परसुएडेड इनइक्वालिटी का लिंग से कोई लेना देना नहीं है। इसका सीधा कनेक्शन पावर से है। हाँ, शक्ति। जिसके हाथ में आर्थिक पावर होती है उसके मन में ये भावना आ सकती है, चाहे वो पुरुष हो या महिला। ये हमें बताता है कि समानता का मुद्दा सिर्फ जेंडर की लड़ाई नहीं है, ये पावर के संतुलन का खेल है। सही कहा। जब तक पावर एक तरफ झुकी रहेगी तब तक किसी न किसी को अपना योगदान कम ही महसूस होगा। ये तो सच में सोचने वाली बात है। ठीक है, तो ये तो हुआ मैरी कॉम का पक्ष, जहां उन्हें शायद महसूस की गई असमानता का एहसास हो रहा है। पर अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं जो कि बहुत जरूरी है, उनके पति का पक्ष। हाँ, उनके हिसाब से तो कहानी बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग। सोर्स के मुताबिक उनके पति का कहना है कि उन्होंने मैरी के करियर के लिए अपनी जिंदगी लगा दी, बच्चों की परवरिश की, घर संभाला, हर मुश्किल में साथ दिया। और इन सब के बदले में उन्हें क्या तमगा मिला? मोहल्ले में फुटबॉल खेलने वाला। हाँ, ये सुनकर किसी को भी कैसा महसूस होगा। ये एक तरह से उनके पूरे जीवन के योगदान को मिटा देने जैसा है। मतलब एक तरफ वो इंसान है जिसे लग रहा है कि मैं ही सब कुछ कर रही हूँ, और दूसरी तरफ वो इंसान है जिसे लग रहा है कि मेरे किए की कोई कीमत ही नहीं समझी जा रही। ये तो एक बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। और इसी दर्द को समझने के लिए एक और सिद्धांत है जिसका जिक्र सोर्स में है, अनएक्नॉलेज्ड लेबर। अनएक्नॉलेज्ड लेबर यानी अस्वीकृत श्रम। हाँ, ये उन सभी कामों के बारे में है जिन्हें हमारा समाज काम ही नहीं गिनता है। क्यों? क्योंकि उनकी कोई तनख्वाह नहीं मिलती। जैसे कि घर संभालना, बच्चों की देखभाल करना। सिर्फ उतना ही नहीं, इसमें और भी बहुत कुछ शामिल है, जैसे अपने पार्टनर को इमोशनल सपोर्ट देना। जब वो ट्रेनिंग या कंपटीशन के लिए महीनों घर से बाहर हो तो अकेले घर चलाना, बच्चों के स्कूल, उनकी जरूरतों का ध्यान रखना, अपने पार्टनर के लिए नेटवर्किंग करना, उनके फाइनेंस को मैनेज करने में मदद करना। ये सब तो फुल टाइम जॉब से भी ज्यादा मेहनत का काम है। बिल्कुल। इसे आप किसी कंपनी के सीईओ और सीओओ के रिश्ते की तरह देख सकते हैं। सीईओ बाहर दुनिया के सामने कंपनी का चेहरा होता है, लेकिन सीओओ वो होता है जो अंदर से पूरी कंपनी को चलाता है, जो ये सुनिश्चित करता है कि हर चीज अपनी जगह पर हो। हाँ,
अब सोचिए अगर सीईओ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दे कि सीओओ तो 1 रुपया भी नहीं कमाता, वो तो बस ऑफिस में बैठा रहता है। समझ गई। मतलब क्योंकि उस काम का कोई पेचेक नहीं आता, उसे शून्य मान लिया जाता है। एग्जैक्टली। और जब सालों तक आपके काम को ऐसे नकारा जाए तो इंसान का आत्मसम्मान तो टूट ही जाएगा। उसे लगेगा कि मैं तो किसी काम का ही नहीं हूँ। यही अनएक्नॉलेज्ड लेबर का सबसे खतरनाक असर है। और सोर्स में जो तुलना की गई है वो तो कमाल की है। क्या कहा है सोर्स ने? वो कहता है कि ये स्थिति बिल्कुल उन औरतों की पारंपरिक शिकायत जैसी है जो सालों से कहती आई हैं कि हम दिन भर घर में खटते हैं पर कोई हमारे काम को काम ही नहीं समझता। ओह हाँ। सोर्स के शब्दों में यहाँ बस पासा पलट गया है। जो शिकायत पारंपरिक रूप से एक महिला करती थी, आज इस हाई प्रोफाइल केस में एक पुरुष कर रहा है। वाह, ये तो सच में एक आईना दिखाने जैसा है। ये हमें मजबूर करता है ये सोचने पर कि हम काम की परिभाषा को कितना संकीर्ण रखते हैं। हम सिर्फ उसी चीज को कीमत देते हैं जिस पर एक प्राइस टैग लगा हो। सही बात। और ये दिखाता है कि घरेलू श्रम का अवमूल्यन किसी जेंडर की समस्या नहीं है, ये एक सामाजिक सोच की समस्या है। जो भी उस भूमिका में होगा उसे इसका शिकार होना पड़ सकता है। और जब ये अस्वीकृत श्रम और महसूस की गई असमानता आपस में टकराती हैं तो रिश्ता एक युद्ध का मैदान बन जाता है। हाँ, फिर बात सिर्फ योगदान को कम आंकने तक नहीं रहती। नहीं, क्योंकि मामला फिर बहुत गंभीर इल्जामों तक पहुंच गया। सोर्स बताता है कि मैरी कॉम ने फाइनेंशियल चीटिंग यानी पैसों की धोखाधड़ी का आरोप लगाया। और जवाब में पति ने कहा कि इन्होंने तो वैसे ही चीटिंग ही की, जो इशारा करता है कि शायद वो किसी और तरह के धोखे की बात कर रहे हैं। एक रिश्ता जो कभी देश के लिए मिसाल था, अब वो नेशनल टेलीविजन पर एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का तमाशा बन गया है। वो बहुत दुखद है ये। और यहीं पर सोर्स एक बहुत ही संवेदनशील और जरूरी सवाल उठाता है। वो क्या है? और वो है नारीवाद यानी फेमिनिज्म का। ये बहुत ही नाजुक मुद्दा है पर इस पर बात करना जरूरी है। सोर्स ये सवाल करता है कि अगर कोई खुद को फेमिनिज्म की आइडल के तौर पर देखता या देखती है और लाखों लड़कियां उनसे प्रेरणा लेती हैं, हाँ। तो क्या उनका ऐसा व्यवहार उस आइडल वाली छवि से मेल खाता है? मतलब क्या नारीवाद का मतलब ये है कि महिलाएं आर्थिक रूप से इतनी ताकतवर हो जाएं कि वो भी पुरुषों की तरह अपने पार्टनर के गैर आर्थिक योगदान को नीचा दिखा सकें? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सोर्स यही सुझाव दे रहा है कि इस पर सोचने की जरूरत है। क्या नारीवाद का असली मकसद पावर के समीकरण को उलटना भर है, या फिर उस पूरी पावर संरचना को ही बदलना है जो किसी के भी योगदान को, चाहे वो पुरुष हो या महिला, पैसे से तौलती है? बिल्कुल। क्या असली नारीवाद एक ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश नहीं है जहां अनएक्नॉलेज्ड लेबर को भी सम्मान और पहचान मिले? मतलब ये कि असली लड़ाई पितृसत्ता से है, पुरुषों से नहीं। और अगर कोई महिला पावर में आकर वही पितृसत्तात्मक व्यवहार करने लगे तो फिर व्यवस्था तो नहीं बदली, सिर्फ चेहरा बदला। स्रोत इसी गहरे सवाल की तरफ इशारा कर रहा है। और ये साफ कर दें कि ये हमारा फैसला नहीं है, ये वो सवाल है जो हमारे सोर्स मटेरियल ने उठाया है। सही बात। पर ये इस पूरे विवाद को एक व्यक्तिगत लड़ाई से उठाकर एक सामाजिक बहस का मुद्दा बना देता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम जिन आइकॉन्स को फॉलो करते हैं, क्या हम उनके एक्शन को उनके बताए गए आदर्शों की कसौटी पर परखते हैं या नहीं। तो कुल मिलाकर आज की हमारी ये जो बातचीत रही वो एक सनसनीखेज बयान से शुरू हुई थी, लेकिन कई गहरी परतों तक पहुंची। हमने देखा कि कैसे ज्यादा पैसा और शोहरत रिश्ते में परसीव्ड इनइक्वालिटी का भाव पैदा कर सकती है, जहां एक पार्टनर को लगता है कि सारा बोझ उसी पर है। और हमने सिक्के के दूसरे पहलू को भी समझा, अनएक्नॉलेज्ड लेबर का दर्द, वो सारा काम और त्याग जिसे कोई पहचान नहीं मिलती क्योंकि उसका कोई मोल पैसों में नहीं चुकाया जाता। हाँ। और हमने ये भी देखा कि ये समस्याएं जेंडर न्यूट्रल है, इनका सीधा संबंध शक्ति के असंतुलन से है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि एक सेलिब्रिटी की निजी कहानी भी समाज को आईना दिखा सकती है। ये सिर्फ दो लोगों का झगड़ा नहीं है। नहीं, ये इस बात का प्रतिबिंब है कि हमारा समाज रिश्तों में योगदान, मेहनत और बराबरी को कैसे देखता है। इस पूरी चर्चा के बाद मैं एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। जी। जब कोई सार्वजनिक हस्ती, जिसे हम एक आदर्श के रूप में देखते हैं, इस तरह के निजी विवादों में उलझती है, तो क्या हमारी निराशा सिर्फ उस व्यक्ति से होती है या फिर हम उन आदर्शों पर भी सवाल उठाने लगते हैं जिनका वो प्रतिनिधित्व करते थे? ये सोचने वाली बात है। और क्या, ये हमें एक मौका देता है सोचने का कि शायद आदर्श कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि वो सिद्धांत होते हैं जिनके लिए हम सभी को, चाहे हम आम हो या खास, हर रोज संघर्ष करना पड़ता है।